हिंदी साहित्य की समकालीन कहानियों में से आज हम सुनेंगे डॉक्टर स्वाति तिवारी की लिखी हुई कहानी पेंडुलम। ये कहानी डॉक्टर स्वाति तिवारी के कहानी संग्रह पेंडुलम से ली गई है, जिसको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का वर्ष 2014 का सुभद्रा कुमारी चौहान कथा सम्मान मिल चुका है। इसी पुस्तक पर डॉक्टर मूलाराम जोशी स्मृति उत्कृष्ट साहित्यकार सम्मान वर्ष 2024 भी मिला है। प्रस्तुत है कहानी पेंडुलम मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। ये नाटक पिछले 2 साल से चल रहा है। क्या प्रॉब्लम है तेरी? क्यों बार बार भाग आती है तू? अच्छा भला लड़का है, बड़ा घर है, सारे ठाट बाट हैं, फिर भी तेरा वहाँ मन क्यों नहीं लगता? माँ अटैची हाथ में देखते ही दरवाजे पर ही बिफर पड़ी थी। मन में गुस्से का गुबार उठ रहा था। लग रहा था यदि माँ ने दरवाजे से अंदर आने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा तो मेरे लिए इस गुबार को फूटने से बचाना मुश्किल हो जाएगा। पर थैंक गॉड माँ दरवाजे से हट गईं और बड़बड़ाती हुई किचन में खटर पटर करने लगीं। क्या शादी के बाद लड़की का अपने ही घर से इस कदर रिश्ता टूट जाता है कि तकलीफ़ में मायके आने पर दरवाजे पर ही माँ हिकारत से देखने लगती हैं? फिर लौट आई वाली प्रश्नावली के साथ। उसका बस चलता तो उल्टे पैर लौट जाती इस दरवाजे से, पर उसका बस ही तो नहीं चलता। ना पहले चला जब वो इस घर में रहती थी और ना ही अब चलता है। माँ तब भी उसके भाग्य को उसी हिकारत से कोसती थी। कब तक यहीं पड़ी रहेगी ये भगवान? इसके लिए तुम एक ठो घरवर नहीं ढूंढ सकते? विचारों में माँ द्वारा बोले गए तब और अब के डायलॉग्स के तार तुरंत टूटने जोड़ने लगे। वो चुपचाप सिर झुकाए अपने कमरे में जाने लगी तो माँ की आवाज़ ने पीछा किया। वो कमरा बहू ने पूजा घर में बदल दिया है, उसमें मत घुसना, बहू नाराज़ हो जाएगी। ऊपर वाले बुआ जी के कमरे में जाकर पटक दे अटैची। अच्छा माँ, कहने को तो कह दिया उसने, पर इच्छा हुई कि माँ से चिल्ला चिल्ला कर पूछे कि कल की आई तुम्हारी बहू रानी को मेरा कमरा बदलने का हक किसने दिया। पर कुछ कहने की हिम्मत न जुटा सकी और चुपचाप ऊपर वाले बुआ दादी के लिए माँ के बनवाए उस दड़बे नुमा कमरे में अपनी अटैची पटक बुआ दादी के पलंग के पास ही खटिया डाल औंधे मुँह पड़ी रही। जाने कब आँख लग गई। आँख खुली तो दरवाजे पर खटर पटर करती बुआ दादी की आवाज़ से। दादी बिजली का स्विच बोर्ड ढूंढ रही थीं। उठकर खट से बत्ती जला दी उसने। दादी के चेहरे पर एक पल को उजली उजली खुशी आ गई उसे देखकर, और पलक झपकते ही वो खुशी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। नन्नी तू? हाँ मैं दादी, अब मैं तुम्हारे कमरे में रहूँगी। हाँ पर क्या तू लड़ झगड़ कर आई है नन्नी? नहीं। तब फिर? दादी मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। अरे ये कोई बात हुई? घर कोई साग भाजी का निवाला तो है नहीं कि अच्छा ना लगे तो थूक दो। तुम नहीं समझ सकती दादी, मेरी प्रॉब्लम है। मैंने दादी के कमरे में पटके गए पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवी के रिमोट के बटन दबा दबा कर कुछ देखना चाहा, पर उसमें तारे सितारे की झिलमिल से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया। गुस्सा तो भरा पड़ा था ही मन में, तो उसे रिमोट पर उतार दिया। रिमोट फेंकते हुए दादी से पूछा, क्या देखती हो और कैसे देखती हो तुम इस कबाड़े के डिब्बे में? दादी ने व्यंग भरी पीड़ा के साथ एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कबाड़ था तभी तो इस कमरे में पड़ा है। चलता होता तो नीचे वाले कमरे में, बरामदे में, कहीं भी लगा होता। मेरी नज़रों ने दादी के कमरे का मुआयना किया। वहाँ न केवल टीवी कबाड़े का सामान था, बल्कि वहाँ रखा हर सामान एक तरह से कबाड़ा ही था। टूटा लोहे का पलंग, पुरानी निवाड़ वाली खटिया, टेबल फैन, अखबार की रद्दी, पुरानी लकड़ी का टेबल जो बाबूजी की बड़ी बड़ी काली जिल्द वाली पुरानी कानून की किताबों से भरा पड़ा था। देखकर हंसी आ गई। दादी, तुम कबाड़ी की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? दादी ने मंदिर का प्रसाद पल्ले में बंधी गांठ से खोला और चना चिरौंजी के 4 दाने उसकी हथेली पर रख दिए। ओ दादी, तुम मंदिर का चना चिरौंजी अभी भी मेरे लिए लाती हो? हाँ लाती हूँ, देख वो छोटा पीतल का डिब्बा उठा। मैंने डिब्बा खोला। उसमें बुआ ने चना चिरौंजी रखे हुए थे। मैं लाड़ से बुआ दादी के गले में झूल गई।
बुआ दादी कुछ देर तक बालों में हाथ फेरती रहीं, फिर धीरे से बोली, तेरी माँ के लिए मैं ही एक जिंदा कबाड़ थी, पर तू क्यों मेरे कबाड़े की दुकान संभालने लौट आई? तो माँ ने मुझे यहाँ रहने का आदेश देकर शायद यही जतलाया है कि यहाँ रहोगी तो बुआ दादी की तरह कबाड़ बनकर रहना होगा। नज़रें उस कानून की काली काली किताबों को घूरने लगीं। 28 के आंकड़े पर उसकी उम्र की सुई जब अटकी तो माँ ने इन काली जल्दबाजी किताबों को कोसा था। बाप को काले कारनामे दबाने वाली इन मनहूस काली काली किताबों का ऐसा चस्का लगा था कि अच्छी भली सरकारी नौकरी छोड़ वकालत करने के लिए काला कोट पहन लिया। इसी काले कोट और काली किताबों की छाँव पड़ने से अव्वल तो उनके घर में बेटी हुई, और वो भी काली सांवली। इन दोनों माँ की बहू प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे पर छाँव न पड़े, शायद यही सोचकर माँ ने बाबूजी का कोट और किताबें ऊपर पटक दी हैं। फिर बाबूजी तो रहे नहीं तो ये किताबें यूँ भी अब कबाड़ा ही तो हैं इस घर में। माँ का लाडला तो बाबूजी के कमाए धन से अपना बिजनेस करने लगा है। बीती यादों ने उसे इस कदर उलझा दिया कि उसका सर भन्ना रहा था। 2-1 कप चाय का मन कर रहा था, पर वो ना तो नीचे गई और ना ही किसी से कुछ कहा। थोड़ी देर बाद माँ ही बड़बड़ाती हुई 2 प्याली चाय लेकर ऊपर आ गई। ले चाय पी। बगैर कुछ बोले बुआ दादी और उसने चाय की प्याली उठा ली। माँ वहीं दरवाजे की चौखट पर बैठ गई। वो भी चुप ही रही। जानती थी वो कुछ भी बोलेगी तो माँ पलटवार के लिए तैयार बैठी हैं। इस वक्त उसका मन परेशान था और सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो चाय पीकर फिर खाट पर लुढ़क गई। माँ शायद इसी मौके की तलाश में थी। तुरंत दादी से मुखातिब होकर कहने लगी, आपको कुछ बताया इसने? ना, बुआ दादी बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। आपने पूछा नहीं इससे कि आपकी परंपरा बनाए रखने के लिए क्यों बार बार भाग आती है यहाँ? बुआ दादी ने रुद्राक्ष के मनकों की माला उठा ली तो माँ भी समझ गई कि बुआ दादी इस विषय पर बात नहीं करना चाहती। पैर पटकती माँ फिर नीचे चली गई। माँ के जाते ही बुआ ने माला पटकी और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, उठ नन्नी, गई तेरी थानेदारनी। अभी वापस आ जाएगी। वो जब तक मेरे आने का कारण नहीं जान लेगी तब तक नीचे ऊपर करती रहेगी। हाँ, ये तो इसकी पुरानी आदत है, पर करे भी क्या। पहले से ही इस घर की बेटियों के लिए मैं एक उदाहरण सी बन गई हूँ। ऊपर से तू भी बार बार आकर डराती है। अब दादी के चेहरे पर उदासी छाने लगी थी। मेरी बात मान नन्नी, तू हर हाल में अपने ही घर में रहे। इसी में तेरी और घर की इज्जत बनी रहेगी। जानती है ना कितनी मुश्किल से 28 साल पूरे होते होते तेरा रिश्ता तय हुआ था। 10 साल तक पूरा परिवार तेरे लिए लड़का खोजता रहा। हाँ दादी, यही तो समस्या है। इन 10 सालों की मशक्क़त और माँ और भैया के उलाहने ही तो बार बार मेरे कानों में टकराते हैं और मेरे दिमाग की नसें फटने लगती हैं। अगर ये उलाहने ना होते ना तो मैं कब से छोड़ देती उस आदमी को। 2 साल झेला है मैंने उसे। वर्तमान की कड़वाहट उसे फिर अतीत में ले गई और वो फिर पुरानी बातों को उधेड़ने लगी। कैसे भूल सकती हूँ उन तमाम प्रदर्शनी प्रोग्रामों को, अपने जीवन के उस परीक्षण मूल्यांकन के दौर अपनी असफलताओं को, जहाँ हर बार माँ चाची का आग्रह, अनुरोध और अंत में आदेश हो ताकि थोड़ा ढंग से तैयार होना। इस बार हल्के रंग के कपड़े पहन। पिछली बार डार्क कलर में रंग ज़्यादा ही पक्का लग रहा था। बालों को ज़रा ढीला बांध ताकि चेहरा बड़ा न लगे। अपनी प्रौढ़ होती उम्र को छिपाने के लिए चुपचाप माँ और चाची के अनचाहे नुस्खे अपनाती रहती। जैसा वो कहती उसी तरह सजती संवरती। चाय की ट्रे लेकर लड़के वालों के सामने क्रय विक्रय की वस्तु बन अपना प्रदर्शन करती। कितने प्रवंचनापूर्ण बर्तावों को झेलती। तिल तिल अपने आत्मसम्मान को गलते हुए देखती, पर आत्महंता बनी हर बार किसी की दी हुई साड़ी पहन लेती। इस बार ये पहन ले नन्नी, बड़ी लकी साड़ी है। वंदना ने पहनी थी, उसे देखते रिश्ता ओके हो गया था। वो साड़ी सचमुच लकी निकली और इस बार एक दुबले लड़के ने रिश्ता ओके कर दिया। पर साड़ी केवल ओके तक ही लकी रही। वंदना की तरह मनपसंद वर तो नहीं दिला पाई ना। बोलते बोलते जीभ सूखने लगी। उसने दादी की छोटी सुराही से पानी उड़ेला और गला गीला किया। दादी, मैं, बोलते बोलते रुंधे गले का प्रवाह बह निकला। दादी चुपचाप बालों पर हाथ फेरती रहीं, फिर चेहरा उठाकर पहले आंखों में देखती रहीं, फिर बोली, नन्नी, क्या लड़का?
शब्द दादी के गले में ही फंस गए। तू हर बार कुछ बताना चाहती है ना, पर बोल नहीं पाती। मैं तो पहली बार ही समझ गई थी तेरा चेहरा देखकर। लंबे अंतराल तक हमारे बीच एक खामोशी पसरी रही। जलते हुए बल्ब की रोशनी केवल बाहर थी, अंदर के आत्म गलियारे में खूब अंधेरा था। ऐसा अंधेरा कि हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। दादी ने ही मौन तोड़ा। नन्नी, तू अभी भी अनछुई सी कुंवारी है ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सुन, क्या वो तुझे मारता पीटता है? नहीं, सिसकते शब्द बाहर निकले। पहनने ओढ़ने को नहीं देता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा टका गहना कपड़ा लाता है ना? मैं फिर मौन हो गई। तेरे साथ प्यार से बोलता बतियाता है? हाँ, एक अच्छे दोस्त की तरह सम्मान करता है मेरा। पर दादी, एक छत के नीचे हम दो व्यक्ति हैं। हमारे बीच स्त्री पुरुष जैसा कुछ भी नहीं है। रोज मैं इस क्रोध में तिल तिल जलती रहती हूँ कि इस पुरुष ने मुझे छला है। क्या मेरे सांवले रंग की सज़ा मिली है मुझे? रोज जब ये प्रश्न मेरे जहन में उठता है तो लगता है बस अब नहीं, अब अपने आत्मसम्मान को यूं हलाल नहीं होने दूंगी। अपने छले जाने की यही बात मेरे अंदर लावा उबालती रहती है दादी। उस पर सास ससुर अलग उल्हाने देते रहते हैं। कल ही सास का फ़ोन आया था। कह रही थी कि बच्चा बच्चा नहीं चाहिए क्या? मन तो हुआ कि कह दूं, तुम्हें कुंती ने वो मंत्र दिया हो तो बता दो, मैं भी सूर्य को आह्वान करके बुला लेती हूँ। वंश पुत्र न सही, सूत पुत्र तो हो ही सकता है। पर बोल नहीं पाई। दादी, हर बार उसे अपने छल के बदले के लिए छोड़ आती हूँ, पर कुछ दिनों बाद माँ की प्रश्न भरी निगाहों का सामना न कर पाने की वजह से फिर उसी आग में जलने चली जाती हूँ, घड़ी के पेंडुलम की तरह। दादी, उम्र के 30 बसंत तो यूं ही सूखे गुजर गए। कुछ और यहीं रहकर काटे जा सकते हैं। वहाँ उसके सामने होने पर मैं हर पल जलती रहती हूँ। बताओ दादी, मेरी गलती क्या है और कहाँ है? माँ काली होने का उलाहना देती हैं। अगर पलट कर एक बार भी पूछूं कि मेरे पिता तो गोरे चिट्टे थे, तुम भी उजली निखरी हो, फिर मेरे लिए माँ ये काला रंग कहाँ से ले आई हो? तो जानती हूँ फिर कभी माँ मेरे रंग की उलाहना नहीं दे सकेंगी। पर ऐसा प्रश्न पूछकर मैं जन्मदात्री माँ को बेइज्जत नहीं करना चाहती। इसीलिए चुपचाप माँ की पीड़ा कम करने के लिए चली जाती हूँ। और जब खुद की पीड़ा मेरे मन को तार तार कर देती है तो यहाँ भाग आती हूँ। आंसुओं से तर चेहरा दादी ने ऊपर उठाया था, अपनी फटी पुरानी साड़ी के पल्लू से पोंछा, फिर बोली, मुझे देख, ध्यान से देख। तेरी तरह मैंने भी पति की प्रताड़नाओं से तंग आकर मायके में पड़े रहना उचित समझा। हम दोनों की व्यथा शरीर से जुड़ी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम पति के स्पर्श के लिए तरस रही हो और मैंने पति के घिनौने स्पर्श से तंग आकर घर छोड़ा। मैं हिंसक बलात्कारी की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती थी और तुम नपुंसक को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही हो। लेकिन हम दोनों के दौर में बहुत फ़र्क है मेरी बच्ची। मैंने दहलीज के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है पंख फैलाने के लिए। माँ, भाई, नाते रिश्तेदारों के उल्हानों से परे हटकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच कर देखो। क्या तुम अपना शेष जीवन मेरी तरह मायके का कबाड़ा बनकर बिताना चाहती हो? उसने तुरंत ना में सिर हिलाया। फिर दादी ने उसका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, यदि शान से जीना चाहती हो तो अपने मायके और ससुराल वालों को सच बता दो और अपनी ये इच्छा भी कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी एक नपुंसक के साथ नहीं गुजार सकती। बुआ दादी के हौसले ने मानो उसे एक नई जिंदगी दे दी। मन का पेंडुलम अब स्थिर हो चुका था और उसने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जिएगी। अभी आप सुन रहे थे स्वाति तिवारी जी की लिखी हुई एक मर्मस्पर्शी और यथार्थवादी कहानी पेंडुलम। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।